नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 70वीं बीपीएससी के लिए आज हम लोग निबंध के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें कि पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये खंड 3 है, जिसमें हम लोग विगत 10 वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए निबंधों को देखेंगे। और पहले हम लोग 2022 में जो निबंध पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है आर्थिक समृद्धि हासिल करने में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर आप इसको कभी भी आप देख सकते हैं तो आपको टॉपिक्स का एक आइडिया लगेगा, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको लगता है कि वो अच्छी चीज़ है तो उसको आप कहीं दूसरे टॉपिक्स पर जो इससे रिलेटेड होंगे वहाँ पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखों कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना और पेड़ों के संग हिलना। ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। वन सभ्यताओं के स्कूल हैं। माना जाता है कि जो पहले वन में घटा, बाद में वह परिष्कृत होकर के हमारी सभ्यताओं में शामिल हुआ। जो हमारी सभ्यताओं में शामिल है या जो कभी हुआ था, वो सभी घटनाएं पहले वनों में घटी हुई, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मानना है कि पहली बार आग का आविष्कार भी मनुष्य ने खुद पत्थरों को टकरा कर नहीं किया होगा, बल्कि पेड़ों के टकराने से लगी स्वाभाविक आग से सीखकर आग का महत्व समझा होगा। आगे कहता है कि संभवतः चाक की अवधारणा भी गिरे पेड़ों के लुढ़कने से आई होगी। जो पेड़ गिर के लुढ़कने लगते हैं, उसी से हम लोगों ने या उस समय के लोगों ने चाक की अवधारणा को समझा। यहाँ तक कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज भी लैब रूम में बैठकर नहीं की, बल्कि बगीचे में गिरते सेब से प्रेरणा लेकर की। आगे कहता है, वनों का एक नैसर्गिक तंत्र है जो तमाम आंधी, तूफान, आग और विभिन्न आपदाओं में भी खुद को समायोजित करता रहता है। ये एक ऐसा तंत्र है जो हर प्रकार की परिस्थिति को ये झेल जाता है। तमाम आपदाओं के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे वन एक साथ समाप्त हो गए हों या सुपोषित होकर पूरी धरती पर छा गए। इनमें स्थिरता बहुत है। बर्फीले क्षेत्रों के शंकुधारी से लेकर के सदाबहार, पर्णपाती और समुद्री क्षेत्रों के मैंग्रोव तक इन वनों ने जलवायु तथा भूगोल के अनुसार खुद को समायोजित किया है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आपदा आए तो सभी वन समाप्त हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सुपोषित हो जाने पर ये हर जगह छा जाएं। और वन के बारे में अगर बात करें तो ये हर परिस्थिति में अपना मौजूदगी जो है दर्ज करा देते हैं, चाहे वह बर्फीला क्षेत्र हो या समुद्र तट। कहता है कि छोटी घास से लेकर विशाल वृक्षों का सहनिवास और सह उन्नति समावेशन के सुंदर प्रत्यय हैं। रेंगने वाले छोटे जीव से लेकर विशाल जानवर एक साथ खाद्य श्रृंखला से जुड़कर अस्तित्व में बने हुए हैं। ये वन ही है जो कि छोटे से छोटे जीव को लेकर के बड़े से बड़े जीव तक की जो है खाद्य की जो है आपूर्ति करता है। बिना किसी अतिरिक्त पोषण के ये वन अपने समस्त तंत्र को चक्रीय स्वरूप में व्यवस्थित किए हुए हैं। यही कारण है कि बिना किसी अतिरिक्त कारक के वनों में ना कोई जीव कुपोषित या अकालग्रस्त है और ना ही कोई वनस्पति। इसलिए अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात करें तो वनों से बेहतर प्रतिमान कुछ नहीं हो सकता है। कहता है कि आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य किसी देश की आर्थिक प्रगति, आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक से नहीं, बल्कि
पर्यावरण के सतत विकास और उस विकास में समाज के सभी वर्गों का समान उत्थान और उनका समावेशन से है। इसे यूं कह सकते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अर्थव्यवस्था और वनों के साथ साथ मानव और अन्य जीव भी शामिल होते हैं, जिनका विकास एक दूसरे पर निर्भर है। अंतर केवल इतना है कि अर्थव्यवस्था वित्त के प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला और वितरण के साथ एक मानव निर्मित प्रणाली को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था में जो वित्त का प्रवाह होता है, आपूर्ति श्रृंखला है, ये सारी मानव निर्मित प्रणाली है, जबकि वन जो है ये ऊर्जा प्रवाह, सतत विकास, खाद्य श्रृंखला आदि के साथ एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। अपनी उत्पत्ति के बाद ही वनों को जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन, मनुष्यों द्वारा दोहन आदि के रूप में कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आज वनों का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि इन सभी चुनौतियों के खिलाफ विश्व के सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वनों से लेकर कोरल रीफ तक सभी जैव विविधताओं से समृद्ध हैं और अभी भी मौजूदा कृत्रिम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वन के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही है, साथ में मानव के द्वारा भी जो है इसका दोहन किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में भी इसका अस्तित्व बना हुआ है। कहने का तात्पर्य है, यूं ही नहीं वनों ने उपर्युक्त चुनौतियों का सामना किया है, इसके पीछे कहीं न कहीं उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक आधार जिम्मेदार है, जैसे कि ऊर्जा का प्रवाह, संतुलन, सतत विकास, सभी प्रजातियों का समावेशन, चक्रीय विकास, सामंजस्य या सहजीवन, घटकों की एक दूसरे पर निर्भरता तथा विविधता जैसे कारक जिम्मेदार रहे। इन सभी वजह से वनों की अस्तित्व जो है आज तक बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। कोई पारिस्थितिकी तंत्र हो या किसी देश का आर्थिक ढांचा, दोनों की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसका आधार कितना मजबूत है। चाहे बाह्य स्तर पर कितनी ही आपदाएं आए, परंतु वह फिर से संभलने में सक्षम होगा अगर उसका आधार मजबूत है। कहता है कि वनों का जीवन चक्र जो है ये ऊर्जा प्रवाह और पोषण पर निर्भर करता है। पारितंत्र के भीतर पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है तथा ऊर्जा का क्रमबद्ध स्थानांतरण होता है, जिस कारण प्राथमिक पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक सभी पौधे या जीवों का विकास होता है। मुख्यतः इसका जो जीवन चक्र है ये ऊर्जा प्रवाह और पोषण स्तर पर ही डिपेंड होता है। इस प्रकार किसी देश की आर्थिक समृद्धि उसके वित्तीय प्रवाह पर ही निर्भर करती है। अर्थात किसी देश या समाज में जिस प्रकार निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके का आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसी सतत प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी भी देश में उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक निपुणता के साथ उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तरों में वृद्धि करना है। वर्तमान में औद्योगिक गलियारों का विकास हो रहा हो या हब और स्पोक मॉडल हो या विशेष आर्थिक क्षेत्र हो, सबका विकास वन की खाद्य श्रृंखला के समान ही किया जा रहा है, जिसमें पोषक स्तर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा सदाबहार पर्णपाती जैसे वन अपने अपशिष्ट का निस्तारण अपने स्तर पर ही कर लेते हैं। अर्थात वन अपने अपशिष्ट से बने ह्यूमस को जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें कवक और केचुए जैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अर्थात वनों की चक्रीय प्रणाली को यह बनाए रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वनों को चक्रीय अर्थव्यवस्था
का जनक कहा जा सकता है। चूंकि वर्तमान में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जो एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है जो टिकाऊ है और नवीन संसाधनों का इस्तेमाल न्यूनतम होता है। कहता है कि यह एक पुनर्सर्जक व्यवस्था है जिसमें निवेशित संसाधन, बर्बादी, उत्सर्जन, ऊर्जा लीकेज आदि को विभिन्न उपाय अपनाकर न्यूनतम कर दिया जाता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए एक आवश्यक कदम है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाकर भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर हो सकता है। चीन ने भी इसी रास्ते का अनुसरण करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। वहाँ की पंचवर्षीय योजना के लिए चीन का राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियाँ तैयार करता है। कहता है कि इससे आगे बात करें तो किसी भी विशाल से विशाल वृक्ष के बनने की बड़ी संभावनाएं उसके बीज में छिपी रहती है। अर्थात अगर इस संभावनाशील बीज को उपजाऊ भूमि और सूर्य प्रकाश तथा अन्य पोषण संबंधी परिस्थितियां मिल जाए तो वह अवश्य ही एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो सकता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी है जो लगभग 253 मिलियन के करीब है और यहाँ हर पांचवा व्यक्ति 10 से 19 साल की उम्र के बीच का है। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से भारत के लिए बहुत ही फायदे की बात है। अगर यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद किशोर किशोरी सुरक्षित, स्वस्थ एवं शिक्षित हों और सभी सूचना एवं जीवन कौशल में दक्ष होकर विकास में सहयोग करे तो जाहिर है देश आर्थिक समृद्धि के स्तर पर पीछे नहीं रहेगा। आगे कहता है कि हमने देखा कि कैसे वनों के पास एक ऐसी प्रत्येक समस्या का समाधान है जो किसी अर्थव्यवस्था की उत्कृष्टता में बाधा बनती है। यदि हमें सतत विकास और समावेशी विकास की राह पर आगे बढ़ना है तो हमें अपशिष्ट निपटान, वैश्विक दिग्गजों द्वारा बाजार विकृत प्रथाओं और अन्य समस्याओं को वनों के अनुभव से सीखकर हल करना होगा। जिस प्रकार वन अपने अपशिष्ट से उसका निपटान करके एक फ़ायदेमंद चीज़ बना लेता है, उसी प्रकार हमें भी इस तरह के प्रयास वनों से सीखकर करने होंगे। ये था आज का अपना टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।